हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन और यूएस के टॉप अधिकारियों पर बड़ा प्रतिबंध पुतिन ने लिया। अमेरिका से अब तक का सबसे बड़ा बदला। जी हां दोस्तों, जो बाइडेन पर अब पुतिन ने लगाया है प्रतिबंध। इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर युद्ध के 20वें दिन जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन समझ जाए कि अब नाटो में शामिल नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर जिस प्रकार से गलती से चली भारतीय मिसाइल से पाकिस्तान में खौफ, इमरान को सता रहा है इस बात का डर। और दोस्तों आपको बताएंगे जहां पाकिस्तानी वायुसेना के 3 सबसे बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां पाकिस्तान ने भी की थी भारत पर जवाबी मिसाइल दागने की बड़ी तैयारी, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, क्यों रुक गया पाकिस्तान, हम आपको बताएंगे अभी बड़ी और ब्रेकिंग खबर में। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे जहां बांग्लादेश में मिसाइल रख रखाव सेंटर बना रहा है चीन, इस पर आखिर क्या बोला हसीना सरकार ने। इसी बीच दोस्तों बताएंगे जहां योगी आदित्यनाथ होंगे पीएम उत्तराधिकारी। बताएंगे दोस्तों किसने ये बात कही है और मोदी जी कब तक संभालेंगे पीएम के तौर पर देश की कमान। हर जानकारी दोस्तों आपको यहाँ मिलने वाली है। इसी बीच लोकसभा चुनाव तक 15 करोड़ लोगों को दिया जा सकता है फ्री राशन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है ये बड़ी खबर। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी हम आपको अभी और आज देने वाले हैं इस वीडियो पर, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडेन पर पुतिन ने लिया सबसे बड़ा बदला। जो बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन और यूएस के टॉप अधिकारियों पर लगाया अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमले करने को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद से रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हिलेरी क्लिंटन समेत अमेरिका के कई शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूक्रेन और रूसी सेना के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध के 20वें दिन भी रूसी सेना अपनी विध्वंसक मिसाइलों से यूक्रेन की धरती पर कहर बरपा रही है। यूक्रेन में हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अरबों की संपदा को नुकसान हुआ है। लाखों की संख्या में लोग देश छोड़ चुके हैं। ऐसे में नाराज अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगाई थी। रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर प्रतिबंध लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, रूसी मीडिया स्पुतनिक ने व्लादिमीर पुतिन के हवाले से बताया है कि रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और अन्य शीर्ष अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। ये रूस की ओर से अमेरिका के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी जो बाइडेन पर रसिया द्वारा प्रतिबंध लगाने से क्या जो बाइडेन को फर्क पड़ने वाला है दोस्तों, या रूस की तरफ से इस प्रतिबंध को आप सही एक्शन मानते हैं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों, जहां युद्ध के 20वें दिन जेलेंस्की ने खुद कहा यूक्रेन समझ जाए अब कि नाटो में शामिल नहीं हो सकता यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। जमीन पर दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे के खिलाफ लगातार मुकाबला कर रही है, लेकिन इस तनावपूर्ण माहौल के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने वहां की जनता को यह तथ्य स्वीकार करने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, अब जेलेंस्की का यह बयान युद्ध के बीच काफी अहम माना जा रहा है। युद्ध के शुरुआती दिनों से ही रूस लगातार कह रहा था कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल नहीं होगा। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई मौकों पर चेतावनी जारी कर चुके थे। ऐसे में अब जेलेंस्की का इस मुद्दे पर नरम पड़ना बड़ा संकेत माना जा रहा है। वैसे रूस संग पहली बातचीत के दौरान भी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर अपना रुख बदला था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गलती से चली भारतीय मिसाइल से
पाकिस्तान में बड़ा खौफ इमरान को सता रहा है। अब इस बात का डर, जी हां दोस्तों, भारत की ओर से 9 मार्च को गलती से एक मिसाइल जिस प्रकार से फायर हुआ था, यह मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाकर गिरी थी। उस वक्त पाकिस्तान की सेना ने इस मामले पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अब पाकिस्तान में इस मुद्दे पर खलबली मची हुई है। सियासी विरोध की सुनामी का सामना कर रहे इमरान खान इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत को बदनाम करने की कोशिशों में जुट गए हैं। जी हां दोस्तों, वे इस मामले में वायु सेना के अफसरों को बर्खास्त कर अपनी नाकामयाबी छिपा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इमरान खान को 28 से 29 सितंबर 2016 को भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक की याद आने लगी है, तो वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को एक बार फिर अपनी सेना की नाकामी परेशान कर रही है। नतीजा ये हुआ है दोस्तों कि पाकिस्तान वायु सेना के आला अधिकारी कटघरे में आकर खड़े कर दिए गए हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के वाइस चीफ और 2 एयर मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर पाकिस्तान एयरफोर्स के डिटेक्शन सेंटर और रिस्पांस एक्शन टीम की नाकामी का ठीकरा फोड़ा गया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत की ओर से गलती से छोड़ी गई मिसाइल तो बेहद छोटी और खाली थी, लेकिन अगर ये बड़ी और बारूद से भरी होती तो क्या होता। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक भी किए जाने की खबरें हैं जिनमें पाकिस्तानी सेना या एयरफोर्स के साथ ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें क्या कहीं भारत ने परख तो नहीं ली पाकिस्तान की तैयारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार और सेना को लग रहा है कि मिसाइल गिरने के बहाने भारत ने उसके एयर डिफेंस की सक्रियता और अपनी मिसाइल की काबिलियत दोनों की टेस्टिंग तो आखिर नहीं कर ली। यही वजह है कि अब इमरान सरकार को इस बात का डर भी सताने लगा है कि कहीं ये आने वाले कल के लिए भारत की कोई बहुत बड़ी तैयारी तो नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत औपचारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज करवाने के साथ इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की भी कोशिशों में जुट गई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में भारत को एक चीज तो जरूर पता चल गया है दोस्तों कि पाकिस्तान के पास अपने इन मिसाइलों को मार गिराने का मारक क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। जी हां दोस्तों, 0 है मारक क्षमता, और ऐसे में भारत अब आगे के लिए तैयार रह सकता है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी असलियत अब सामने आ गई है। ऐसे में भारत इसको पॉजिटिव नजर से देख रहा है और पाकिस्तान सदमे में है दोस्तों। इसको डर सता रहा है कि भारत आगे कहीं बहुत बड़ी तैयारी ना कर रहा हो। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पाकिस्तान की मारक क्षमता पर एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान ने भी की थी भारत पर जवाबी मिसाइल दागने की बड़ी तैयारी, उसके बाद फिर रोक लिए उन्होंने कदम। जी हां दोस्तों, 9 मार्च को भारत की ओर से पाकिस्तान के इलाके में गलत से फायर हुई मिसाइल को लेकर नए नए खुलासे और दावे हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो शुरुआत में पाकिस्तानी फौज ने इसे भारत का हमला माना था और जवाबी मिसाइल दागने की तैयारी कर ली थी, लेकिन वक्त रहते उसने इरादा बदल दिया। ये मिसाइल पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर मियां चुन्नू इलाके में जाकर गिरी थी। जी हां दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान ने आखिर क्यों अपना इरादा बदला और क्यों रिटेलिएट नहीं करा दोस्तों, इसके पीछे का कारण अभी निकलकर सामने नहीं आया। अगर आप गेस कर सकते हैं तो गेस करके कमेंट में हमें भी बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बांग्लादेश में मिसाइल रख रखाव सेंटर बना रहा है चीन। आखिर क्या बोला हसीना सरकार ने इस मुद्दे पर। हाल के दिनों में बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश के उप विदेश मंत्री शहरियार आलम ने चीन द्वारा बांग्लादेश में मिसाइल रख रखाव केंद्र स्थापित करने को झूठा और भ्रामक बताया है। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने भी कहा था कि उन्हें इस तरह की योजना के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत की सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर अमेरिका का आया बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने क्या कहा हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल दागा जाना महज एक दुर्घटना थी। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि ये एक दुर्घटना के सिवाय कुछ और थी
क्योंकि आपने हमारे भारतीय भागीदारों से भी सुना है कि ये दुर्घटना के अलावा कुछ और था ही नहीं। प्राइस ने एक सवाल के जवाब में ये बात कहा है, यानी कि दोस्तों अमेरिका की तरफ से बयान में भारत के बयान का पूर्ण समर्थन करते हुए इसे सिर्फ एक दुर्घटना करार दिया गया है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के भारत के सपोर्ट के लिए थैंक यू अमेरिका जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पुतिन ने रूस में अपने सबसे मुखर विरोधी को लगाया ठिकाने, जेल में बंद नवलनी को 13 साल की सजा। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर आलोचक एलेक्सी नवलनी को 13 साल की जेल की सजा हुई है। जी हां दोस्तों, रूसी अभियोजकों ने मंगलवार को क्रेमलिन के आलोचक एलेक्सी नवलनी को नए धोखाधड़ी के आरोप में 13 साल जेल की सजा का आह्वान किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे मुखर घरेलू आलोचक नवलनी को क्रेमलिन पर जहर के हमले के बाद पिछले साल जेल में डाल दिया गया था। जी हां दोस्तों, ऐसे में पुतिन के इस एक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? आपकी इस पर क्या निजी राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात कर, लेकिन जिन भाई और बहनों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, प्लीज कृपया करके एक लाइक कर दीजिएगा हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर मालदीव के राष्ट्रपति ने की भारत की बड़ी तारीफ, कहा है भारत ने संभाली हमारी अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ने इंडिया की जमकर तारीफ की है। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार मदद करने के लिए इंडिया को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में भारत ने कई मौकों पर उदारता पूर्वक हमारी हेल्प की है। भारत ने सबसे अधिक कोरोना वायरस के टीके दान किए हैं। भारत ने मालदीव की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में मदद करने के लिए $250 मिलियन के वित्तीय बांड खरीदे हैं। दोस्तों, हमें भारत से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारे आवश्यक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसा दोस्तों मालदीव के राष्ट्रपति का भारत को लेकर कहना है। ऐसे में उन्होंने साफ माना है कि भारत ने उनकी जमकर मदद की है और उनकी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर लाने के लिए भारत का अहम रोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या मोदी जी से पहले ऐसे कोई अन्य देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कभी भी भारत को लेकर ऐसी बातें कहता था? दोस्तों, आपके निजी क्या राय होंगे इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस गंभीर मुद्दे पर अगली खबर की बात करते हैं दोस्तों, जहां चाइना ने अमेरिका से कहा जो करना है कर लो, हम रसिया को देने जा रहे हैं अपनी मदद। जी हाँ दोस्तों, नाटो संघ पूरे पश्चिमी देश लगातार रूस को यूक्रेन पर हमले करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो असफल ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन रूस अपने फैसले से पीछे हटने के लिए एक ही शर्त पर राजी है और ये शर्त है कि यूक्रेन उसकी सारी शर्तों को मान ले। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिका ने इस जंग के बीच कहा था कि दुनिया के जो भी देश रूस की मदद करेंगे वो उसे बर्बाद कर देगा, लेकिन अब चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है और कहा है कि वो रूस की मदद करेगा। अमेरिका उसे लेकर क्या करता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन के इस फैसले के बाद अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी चीन और रूस के संबंध काफी अच्छे हैं। अपनी दोस्ती निभाने के लिए चीन ने यूक्रेन जंग के बीच रूस की सैन्य व आर्थिक मदद का फैसला किया है। अमेरिका लगातार चीन को मना रहा था कि वो रूस की मदद ना करे। ऐसे में अमेरिका के लिए बड़े धक्के से कम नहीं होगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, रूस से 47% तक कम हथियार खरीद रहा है अपना भारत। जी हाँ, पिछले 5 सालों में इंडिया से रूस से हथियार खरीदने में कमी कर दी गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सीपरी ने अपने एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है दोस्तों कि रूस से हथियारों के आयात में 47% की गिरावट आई है, क्योंकि भारत अपने हथियार आपूर्ति के आधार में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहाँ चीन में एक दिन में अब तक नहीं मिले इतने ज्यादा केस, 10 शहरों में लगा लॉकडाउन, 1,70,00,000 लोग घरों में हुए कैद। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से कहर मचा रहा है। बीते दिन यहाँ रिकॉर्ड 5280 नए केस दर्ज हुए हैं। नेशनल हेल्थ कमीशन यानी NHC के मुताबिक कोविड-19 की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए मामलों की ये सबसे बड़ी संख्या है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए
करीब 10 शहर और काउंटीज में लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन के टेक हब कहे जाने वाले शहर शेनझेन में भी लॉकडाउन है। बीते दिन यहाँ 75 नए केस मिले हैं। इस तरह करीब 17 मिलियन बोले तो 1.70 करोड़ लोग घरों में कैद कर दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना को अभी हल्के में ना ले, चीन सिंगापुर में बढ़ रहे केस। भारत में आज से शुरू होगा 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। जी हाँ दोस्तों, देश में 16 मार्च से यानी आज से 12 से 14 साल के बीच के बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पश्चिम बंगाल में 31 मार्च तक बढ़े कोविड-19 प्रतिबंध, होलिका दहन पर मिली छूट। जी हाँ दोस्तों, राज्य में कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिबंधों को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक सार्वजनिक समारोहों के साथ साथ लोगों और वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां क्या योगी आदित्यनाथ होंगे पीएम के उत्तराधिकारी। यतीन्द्रानंद ने बताया मोदी जी कब तक संभालेंगे देश की कमान। जी हाँ दोस्तों, 5 में से 4 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद महोबा पहुंचे यतीन्द्रानंद। गिरी महाराज ने पीएम मोदी जी की जमकर प्रशंसा की। जीवन दीप पीठाधीश्वर उत्तराखंड के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद गिरी महाराज ने वीर भूमि में कहा कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से अगले 12 साल देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथ में रहेगी। उन्होंने बॉलीवुड कलाकार शाहरुख खान और मुनव्वर राणा पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कहा कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से नरेंद्र मोदी आने वाले 12 साल तक दिल्ली के राजा रहकर शासन सत्ता पर काबिज रहेंगे और योग्य शख्स को गद्दी सौंप देंगे। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के बाद अगला पीएम बताया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है, बाप के बाप का है और उनके बाप का है, मगर मुनव्वर राणा की पीढ़ी के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। भारतीय संस्कृति पर इन लोगों से खतरा बताते हुए कहा है कि ऐसे लोगों को देश से बाहर कर देना चाहिए, जबकि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। जहां भी शांति सद्भाव की बात आती है तो देश का नाम सबसे ऊपर आता है। अन्य देशों में आपस में खींचतान मची है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के बाद क्या आप भी योगी जी को ही पीएम देखना चाहेंगे? दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर हिजाब विवाद पर राजनाथ सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा सभी करें ड्रेस कोड का पालन। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन सभी धर्म के सभी लोगों को करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां सबके सब न्यायपालिका की बातों से राजी होते हैं दोस्तों, लेकिन ओवैसी का बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ओवैसी ने कहा हाईकोर्ट के फैसले से मैं सहमत नहीं हूं और मुझे ये हक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें AIMIM नेता हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है ट्वीट करके, आप ट्वीट देख पा रहे होंगे कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओवैसी के इस बयान पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो न्यायपालिका के न्याय से सहमत ना हो? अगली खबर की बात करें, जहां सोनिया गांधी ने सिद्धू समेत 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। लल्लू गोदियाल ने छोड़ा पद। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पुनर्गठन के लिए PCC अध्यक्षों से पद छोड़ने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा गणेश गोदियाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है दोस्तों। उधर लल्लू का भी इस्तीफा दिया गया। अजय कुमार लल्लू ने भी यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। पंजाब की बात करें, कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट भी नहीं बचा
जा पाए, जबकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई नेताओं की जमानत जब्त हो गई। बचे अन्य राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सिद्धू को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां सरकार योगी की टीम 2024 की यूपी में ये हो सकता है पर्यवेक्षक अमित शाह जी का रोल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद अब सरकार गठन की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को दी गई है। बीजेपी ने अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ऐसे में अमित शाह जी सिर्फ विधायक दल के नेताओं का चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 के सियासी पिच के लिए योगी टीम का भी गठन करने में अहम रोल अदा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल यूपी में बीजेपी के सियासी वनवास को खत्म करने में अमित शाह जी की अहम भूमिका रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल खिलाने का जिम्मा अमित शाह ने निभाया था, जिस पर पिच पर 2022 के चुनाव में सीएम योगी ने जबरदस्त तरीके से पारी खेली। इसी का नतीजा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने में कामयाब रही। अगली खबर की बात करें, जहां संसदीय बोर्ड की बैठक में बोले पीएम मोदी जी, कहा द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। जी हां दोस्तों, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि पीएम मोदी जी ने इस दौरान कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है। एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की उसे सामने लाया जा रहा है। इसी वजह से जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वो आज विरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी और द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये एक फिल्म है दोस्तों या फिर ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है? कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा आप क्या मानते हैं इसको। अगली खबर की बात करें, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा ऐलान, 88 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के बिल होंगे माफ। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा लगातार कोरोना काल के बिजली के बिल माफ किए जाने की मांग उठाई जाने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 के बीच के कोरोना काल के 88 लाख उपभोक्ताओं के बिल माफ करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। विधानसभा में हुए इस ऐलान का आदेश जल्द ही जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव तक 15 करोड़ लोगों को क्या दिया जा सकता है फ्री राशन, शासन को भेजा गया प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार की मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्य व रसद विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुनावी रैलियों में निःशुल्क राशन को बढ़ाने का ऐलान किया था। यूपी सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ा सकती है। हालांकि भेजे गए प्रस्ताव में अवधि का कोई जिक्र नहीं है, इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया है। प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण निःशुल्क राशन देने का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक सरकार में इस बात पर मंथन चल रहा है कि इस योजना को लोकसभा चुनाव तक बढ़ाया जाए तो वहीं योजना को एक साथ ना बढ़ाकर 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर यूपी में 14 गाँव के 9000 किसानों के खाते में आने वाले हैं 2-2 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, किसे मिलेगा लाभ? बता दें यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के मितौली तहसील के 9379 किसानों के लिए अच्छी खबर है। होली पर इनको किसान सम्मान निधि मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मितौली तहसील की अतरौली ग्राम पंचायत में शामिल करीब 14 गांवों के किसानों को सम्मान निधि नहीं मिल पा रही थी। नई बनी मितौली तहसील पीएम पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रही थी, इससे इन किसानों का सत्यापन नहीं हो पा रहा था और सम्मान निधि से वंचित थे। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इन किसानों को सम्मान निधि दिलाने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार से पत्राचार हुआ। डीएम का प्रयास रंग लाया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां सोने के दाम में बेहिसाब गिरावट, 3500 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी भी गिरी धड़ाम। जी हाँ दोस्तों, सोना खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए खुशखबरी है। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर जमकर गिरावट हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बोले तो एमसीएक्स पर आज सोने के भाव में 325 रुपए की गिरावट आई है। पिछले 5 दिनों में गोल्ड के भाव में 3500 रुपए की गिरावट आई है। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह से एमसीएक्स पर 10 ग्राम गोल्ड का वायदा रेट 325 रुपए घटकर 51,999 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है। तो चांदी की बात करें तो चांदी का रेट 561 रुपए घटकर 68,283 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ऐसे में फटाफट जाकर आप खरीद सकते हैं सोना अगर चाहते हैं खरीदना। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी
होगी। आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत। साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।